हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसका हेल्प से आप आने वाले समय में 11th क्लास से रिलेटेड फिजिक्स का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं, बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं। और इसी तरह का और छोटे छोटे लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैथ सब्जेक्ट में भी मिल सकता है, केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, फिजिक्स में भी मिल सकता है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें भी कुछ छोटे छोटे वीडियोज हम अपलोड करके रखे हुए हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल सकता है, जिसका हेल्प से आप आने वाले समय में 11th से साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आपका होगा, या तो 11th का एग्ज़ाम हो या उससे रिलेटेड कोई कंपटीशन वाला अगर एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैटर्न, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैटर्न बना करके सभी का क्वेश्चन को बताते हुए उसका आंसर के साथ उसको बताया गया है। तो इस चैनल से आप बने रहें या इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आज का जो क्वेश्चंस का जो लाभ है उसको आप सही से ले सकें। और अगर इसी तरह का और सारा कुछ अलग क्वेश्चंस का या नई वीडियो का या जो हम पहले अपलोड किए उसका लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 10 न्यूटन force is applied on a body to produce in it an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज 10 kg। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। When milk is churned, cream gets separated ड्यू टू, यानी जब दूध को मथा जाता है तो मलाई अलग हो जाती है, मतलब उस समय कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, तो उसमें हमारा फोर्स क्या लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। 3 में क्या है, ध्यान दोगे। ए 500 kg कार टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो 1000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1000 न्यूटन, दैट इज ए नंबर। 4 में है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5 इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू ए स्मॉल पैग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विथ अ स्पीड भी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान दोगे, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, तो क्या हो जाएगा, टेंशन टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवार्ड्स, मेजर्ड वेट ऑफ पर्सन विल बी, यानी ध्यान दोगे यहाँ पर क्या बोला गया है, ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवार्ड, यानी एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें मेजर्ड वेट ऑफ पर्सन का मापा गया मेजर्ड, जिसे हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं, वो क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखोगे, जब लिफ्ट अपवार्ड मोशन करता है, ठीक है, तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज करता है, और जब डाउनवार्ड होता है तो डिक्रीज करता है। तो ठीक है, तो उसका जो मेजर्ड वेट होगा वो क्या होगा, उसका एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में यहाँ ध्यान दोगे दिया हुआ है लेस देन एक्चुअल वेट, तो एक्चुअल वेट से लेस देन कब होता, जब वो डाउनवार्ड आता,
बट ये तो अपवार्ड आता आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगले में आते हैं, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है इसका। बी में है इक्वल टू एक्चुअल वेट, इक्वल टू एक्चुअल वेट। सी में है मोर देन एक्चुअल वेट और डी में है 0। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो मोर देन एक्चुअल वेट, क्योंकि इसका जो मोशन है वो अपवार्ड मोशन है। ठीक है, अब 7 में ध्यान दोगे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में यहाँ पर क्या है ध्यान दोगे, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जब रॉकेट मूव करता है, जब वो मोशन में होता है तो उसमें कौन सा लॉ यूज होता है। ऐसे तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है, क्योंकि जब उसमें फ्यूल जब जलता है, जब उसमें गैस जो बाहर निकलता है हमारा, उस गैस और रॉकेट जो आगे की ओर मूव करता है, गैस जो पीछे की ओर जो मूव करता है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। इसका चलते क्या हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, बट वो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ है ए बी सी डी, तो हमें ये ए बी सी डी 4 में ही यहाँ चेक करना है कि इस चारों में से करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ याद रखोगे, उसमें एक लॉ और लागू होता है, क्या होता है कि रॉकेट जो मूव करता है आगे की ओर, उसका मोमेंटम और उसमें जो पीछे की ओर जो धुआं जो बाहर निकलता है हमारा, ठीक है, उसका मोमेंटम दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम इक्वल होता है, यानी इसमें ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, यहाँ पर इम्पल्स दिया हुआ है, तो इम्पल्स को ऐसे तो हम टॉर्क वाले रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ जे लिखा हुआ है, जे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, तो इम्पल्स किसके इक्वल होता है, तो इम्पल्स जो इक्वल होता है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बट हमारा टाइम जो है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी के बीच में कभी भी डॉट और क्रॉस नहीं आता। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ जो क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ दोनों में वेक्टर का साइन दो दे दिया गया है, ये एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बट हमारा जो इम्पल्स है, इम्पल्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर एक्चुअली में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स इंटू टाइम अगर रहता तो वो भी चलता। ठीक है, लेकिन और वैसा कोई यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो हम इसी को टिक आउट करेंगे। फोर्स एंड टाइम का जो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ टाइम में वेक्टर का साइन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स ऑफ द फोर्स जो होता है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि टाइम के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 44%। ठीक है, ध्यान दोगे। अब कैसे ये आया, इन सभी को सॉल्व करके बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे 11 नंबर। द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट इज, तो उसका जो वर्क डन होगा सो क्या होगा, 6 जूल। ठीक है, ए नंबर। अब 12 में आते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी दो बॉडी है जो इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, मास दोनों को दिया हुआ है, तो उसका लीनियर मोमेंटा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर में ध्यान दोगे, काइनेटिक एनर्जी विथ एंड रेफरेंस मस्ट बी। एक्चुअली यहाँ पर एंड के जहाँ पर एनी रहता तो और बेटर सेंटेंस हमारा ये बनता। ठीक है, यहाँ एनी भी हो सकता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी विथ एनी रेफरेंस मस्ट बी, यानी किसी भी रेफरेंस के साथ जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, एक्सप्लेन करके बताएंगे, ध्यान दोगे अभी। 14 में ध्यान दोगे, एन इलास्टिक कॉलिजन 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन, यानी
एक जो इलास्टिक कॉलिजन जो होता है वो 100% एनर्जी को ट्रांसफर करता है, दैट इज वहाँ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। बट कब कब ऐसा होता है? जब दोनों का मास क्या होगा? इक्वल होगा, याद रखोगे। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में अगर दो बॉडीज का मास अगर इक्वल है तो वहां पर 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, क्योंकि आप पढ़े होगे कि टू इक्वल मास वाले बॉडी में परफेक्टली काइनेटिक एनर्जी अगर होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी जब एक्सचेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी 100% एक्सचेंज होगा, लॉस ऑफ एनर्जी वहां नहीं होगा। नेक्स्ट है ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। द वर्क डन इज एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जूल। ठीक है, अब ध्यान दोगे आगे। पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पावर को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब इन सभी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ सभी का आंसर को देखते हैं, आखिर आंसर ऐसा आया क्यों। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था ए 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, यानी 10 न्यूटन का एक फोर्स को अप्लाइड किया जाता है। कहां पर? ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर, टू प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक बॉडी में अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स को अगर अप्लाइड करते हैं तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है सो उत्पन्न हो जाती है। यानी उसका मास दिया, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़े होंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े होंगे कि F इक्वल टू क्या होता है? तो F इक्वल टू ma होता है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे F इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में दिया गया है निकालना है द मास ऑफ द बॉडीज। तो बॉडी का मास क्या होगा? तो यहां से बॉडी का मास अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो F बाई ए आ जाएगा। F का वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है, और A का वैल्यू है 1। सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 10 केजी, जो कि सी नंबर में है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर, व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू। यानी जब दूध को मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम जो बाहर निकलता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो जब वह मथा जाता है तो वहां पर सर्कल एक बनता है, यानी सर्कुलर मोशन में उसको, जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ध्यान दोगे, सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है, ठीक है, तो जब सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है ना तो यहाँ पर एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंटर की ओर फोर्स लगता है, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वहाँ किस फोर्स के चलते वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहाँ से जो क्रीम जो है जो बाहर जो निकल जा रहा है वो आउटवर्ड फोर्स जो लगता है ना उसके चलते वहां से बाहर होते चले जाता है, साइड होते चले जाता है, दूध से साइड अलग हो जाता है, वो सेपरेट होते चले जाता है। उसमें जो क्रीम का जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट जो होता है ना वो आउटवर्ड फोर्स की चलते लगता है। ठीक है, टेंजेंशियली आउटवर्ड फोर्स की चलते लगता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है ना उसके चलते नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो टुवर्ड्स द सेंटर, अब आउटवर्ड फोर्स जो लगता है ना, जो बाहर की ओर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रिंग में एक पीस ऑफ द स्टोन को यहाँ पर टाइट कर देंगे और उसको अगर हम सर्कुलर मोशन में अगर हम मूव करते हैं तो इधर तो उसका फोर्स लगता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो जाए, ये रस्सी अगर टूट जाता है तो ये टेंजेंट की ओर मूव कर जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है?
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए बाध्य करता है, मतलब वो चाहता है कि वो सर्कुलर मोशन करे। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी सर्कुलर मोशन वाले बॉडी को सर्कुलर मोशन से हटा करके उसे स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पर अगर मान ली कि मिल्क को अगर हम लोग सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, तो ये जो यहाँ से क्रीम है वो सर्कुलर मोशन से हटके स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाता है। किसके चलते जाएगा वो फिर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते। यानी सीधे से याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाना चाहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाना चाहता है। और अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन उसको वहां कौन करवा रहा है? आखिर मोशन करवा रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो उसको घुमा रहा है। तो सर्कुलर मोशन कौन करवाता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखोगे, सेंट्रीपिटल जो कि सर्कुलर मोशन करवाता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो उसे सर्कुलर से हटा करके स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाहता है। तो जब वहां मिल्क को जब मथा जाता है तो वहां से क्रीम का जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन से हटके स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते रहते हैं, और जो वहां से सेपरेट होते रहते हैं किसके चलते? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, ए 500 kg कार। ठीक है, एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है? तो 500 kg। ठीक है, टेक्स ए राउंड टर्न, वो राउंड टर्न लेता है, मतलब सर्कुलर मोड में वो घूमता है, ऑफ रेडियस 50 मीटर। जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? तो 50 मीटर है। ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो घूम रहा है वहां पर। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, यहां पर उसका मास दिया हुआ है 500 kg। ठीक है, इसके बाद रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है इसका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहां पर सभी को एमकेएस सिस्टम में लाना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारा सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, ये है मेरा एमकेएस में, ये भी है एमकेएस में, बट यहाँ किलोमीटर जो है उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 36 किलोमीटर बाय 1 आवर, ऐसे लिख सकते हैं। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 आवर में, तो 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में आएगा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो हमारा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दोगे, ये दोनों जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 करेंगे तो 36 होगा, 36 से 36 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक कार है जो सर्कुलर पाथ पर टर्न ले रहा है। तो अभी क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहां पर उसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कौन सा फोर्स की आवश्यकता होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पूछा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इस फॉर्मूला को अगर ध्यान में होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स F का वैल्यू होता है mv²/r, ये होता है। ठीक है, याद रखोगे mv²/r होता है। तो सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। m हमारा दिया हुआ है 500, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 से कैंसिल करेंगे 500 को तो 10 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 1000। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो सीधी सी बात है फोर्स है, तो फोर्स है तो हम एमकेएस सिस्टम में चल रहे हैं, तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। दैट इज, इसका आंसर क्या आ गया 1000 न्यूटन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to 0.5। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, 10 kg दिया हुआ है। इसके बाद उसका कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। इसमें क्या करना है, इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, उसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, तो 100 न्यूटन का लग रहा है। इसके बाद देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम वहां से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे नेट फोर्स का एक फॉर्मूला होगा, नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है उसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करेंगे, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे फ्रिक्शनल फोर्स में, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, कहां से ये आ गया, तो पढ़े होंगे म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, ये तो इस फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है ना, ये हमारा एक्चुअली में आर के बराबर होता है, नॉर्मल फोर्स जो है सो आर यानी वेट के बराबर होता है। तो वेट क्या होता है, एम इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। म्यू का वैल्यू है हमारा 0.5, मास दिया हुआ है 10। ठीक है, ऐसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, बट यहाँ पर हम 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस के अनुसार, बट नहीं दिया हुआ है। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50 न्यूटन, किसका वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन आ गया। ठीक है, और ये फोर्स हमारा 100 दिया हुआ है, तो नेट फोर्स हमारा क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया 100 माइनस 50, दैट इज 50 न्यूटन। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो सबसे पहले क्वेश्चन में जो यूज किए थे उसका यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, इसका एक्सेलरेशन निकालना था। तो ए का वैल्यू क्या आया था, फोर्स बाय एम, यानी यहां पर नेट फोर्स यूज होगा। ठीक है, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, तो नेट फोर्स हमारा 50 आ गया है, और एक्सेलरेशन सॉरी मास, मास उसका 10 दिया हुआ है, तो 10 ले लिए, सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसका ऑप्शन कहां पर है, तो बी नंबर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम, यानी एक स्ट्रिंग है ये। ठीक है, इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है सो पार्टिकल ऑफ मास एम से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड अदर टू ए स्मॉल पैक ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो यहां पर एक फिक्स हो गया है और यहां पर मास हम एम लगा दिए हैं। अब इसके बाद इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विथ स्पीड भी, अगर इस पार्टिकल को एक सर्कल में मूव करा दिया जाए, ठीक है,
स्पीड v के साथ। तो ध्यान दोगे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो पार्टिकल में जो नेट फोर्स लगेगा, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, अभी फिर वही क्वेश्चन आया सेंट्रीपिटल वाला। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर m मास का, ये सर्कल में घूम रहा है, तो आखिर ये सर्कल में घूम रहा है, इसे सर्कल में कौन घुमाया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पर बैलेंस कौन कर रहा है? इस स्प्रिंग में एक टेंशन लगता है, टेंशन, खिंचाव बल सेंटर की ओर इधर, जिसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स दिया रहता तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता, बट यहाँ पर टेंशन दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, टेंशन टी। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बता दिए हैं। ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवार्ड, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो वेट जो है सो उसका बढ़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर हुआ था मोर देन एक्चुअल वेट। उसका जो एपरेंट वेट जो है वो जिस वेट को फील करेगा, महसूस करेगा, वो उसका एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा, यानी इसका आंसर सी नंबर हो गया था। ठीक है, अब 7 में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोग पढ़े होंगे, अगर एक यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अगर इधर बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इधर लगता है, इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एक लाइन बनाते हैं वो क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, थीटा होता है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम प्लेन कर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा, यहाँ पर ओ ले लिए, यहाँ ए ले लिए, यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए। एक्चुअली में पढ़े होंगे आप लोग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में, अगर यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी सी आएगा और डिवाइड में ओ सी आएगा। ठीक है, तो ये जो बी सी है वो किसके बराबर हो गया? नॉर्मल रिएक्शन की ओर, जिसे हम लोग आर कहते हैं इधर, तो आर के बराबर हो गया, और ओ सी किसके बराबर हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर एफ। तो आर बाई एफ का वैल्यू क्या होता है? तो आर बाई एफ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो म्यू बोलते हैं, ध्यान दोगे, यानी यहाँ पर म्यू किसके बराबर होगा? तो टेन थीटा के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, अगर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में 20% का इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना का इंक्रीज होगा? तो सबसे पहला चीज कि हम लोग मोमेंटम हम पी मान लेते हैं, जिसका वैल्यू हो जाता है एम वी। लीनियर मोमेंटम को पी मान लीजिए, जिसका एम वी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दोगे, हम क्या करते हैं कि ऊपर में एक m मल्टीप्लाई, पहले से एक m है, हम ऊपर एक m मल्टीप्लाई करते तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाता है, नीचे भी एक m हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे, m स्क्वायर v स्क्वायर को mv का कंप्लीट स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब mv इक्वल टू p है, तो यहां से p स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा? 2m। ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बोला गया है कि मोमेंटम में 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20%, तो नया मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं या लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट p इक्वल टू 100, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर बाय 2m, यानी 10,000 बाय 2m आ गया, दैट इज कितना आ गया? ये 5,000 बाय m आ गया। ये अब अगर मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? तो 20%, तो नया मोमेंटम ले लेते हैं, न्यू मोमेंटम। नया मोमेंटम कितना का इंक्रीज हो रहा है? 20% का, तो नया मोमेंटम को हम p डैश ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी 120, नया मोमेंटम आ गया ये हमारा। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो नया काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, p के जहां पर हम p डैश ले लेंगे, p डैश स्क्वायर बाय 2m, तो p डैश स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर बाय 2m। अब 120 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 144 और 00 आ जाएगा।
ये आ गया। अब इस 2 से इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया नया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना % का इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर दी तो कितना का इंक्रीज आएगा। 7200 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2200/m, इतना का इंक्रीज आया। ठीक है, इतना का क्या आ गया, तो इंक्रीज आ गया। अब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। तो कभी भी परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जो इंक्रीज है, इंक्रीज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंक्रीज आ गया है हमारा ये चीज। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्या था, काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू ये था हमारा, इसको यहां पर ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से m से m कैंसिल हो गया, इसका 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इस 10 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 44%। क्लियर, रिपीट करते हैं, ध्यान देना। मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ये जो है ना, इसको हम मोमेंटम के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या किए, इसके न्यूमरेटर में एक m मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहले से एक m था, एक m और मल्टीप्लाई किए तो m² हो गया, तो नीचे भी हमें एक m मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसका स्क्वायर को होल स्क्वायर करके उसके जगह पर हम p पुट कर दिए, तो p² हो गया। यानी रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड मास आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया। अब सपोज कर लेते हैं इनिशियल का मोमेंटम हम 100, तो यहाँ 100 पुट करके सॉल्व कर दिए तो 10,000 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया तो 5,000 आ गया। ठीक है, अब मोमेंटम में कितना का इंक्रीज किया गया, 20%। 100 था, 100 में 20% का इंक्रीज करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब नया काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ p के जगह पर हम p' ले लिए और उसके जगह पर 120 पुट करके स्क्वायर कर दिए, सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए पहले हम इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें पहले वाले काइनेटिक एनर्जी को माइनस किए तो आ गया हमारा ये। परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, तो इंक्रीज हमारा ये है, पुट कर दिए, इनिशियल वैल्यू हमारा ये है, पुट कर दिए, 100 मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो ये आया, और इसका सॉल्यूशन आ गया 44%। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पर था, तो वो सी नंबर में था। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। यानी एक वेरिएबल फोर्स है हमारा, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमें निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन है उसका ये फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये जो फोर्स है x प्लस x³ हम ले लिए, लिमिट 0 से 2 बोला गया है तो 0 से 2 ले लिए। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हो तो पता होगा कि इंटीग्रेशन का पावर यहाँ 1 है, तो इंटीग्रेशन का पावर 1 बढ़ जाता है, तो 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और वही नीचे 2 आ जाएगा। x का पावर 3 है, इसमें भी बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा और वही नीचे हमारा 4 आ जाएगा। कैपिटल ब्रैकेट दे करके ये लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ पर पुट करना है तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4/2। फिर इस 2 को यहाँ पुट करेंगे, 2 का पावर 4 यानी 16/4। फिर लोअर लिमिट को पुट करने से पहले साइन को चेंज करते हैं, तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर बाई 2 0, फिर यहाँ 0 का पावर 4/4 दैट इज 0। इसे सॉल्व करोगे तो 2 + 4 दैट इज 6 जूल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, 6 जूल, यानी इसका आंसर ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, 12 में है 2 बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। 2 मासेस है, एक 12 नंबर में, एक है m1 = m और एक है m2 =
4m और ये इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, तो देयर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम हमें निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, अभी जो यहाँ पर बताए थे वो चीज ध्यान दोगे। यहाँ से लीनियर मोमेंटम अगर हम लोग निकालेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी P इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ। तो यहाँ रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, 12 नंबर यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से 12 नंबर चलते जाएगा। तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा P1 बाई P2। तो ध्यान दोगे यहाँ पर P1, यहाँ P1 लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 m1 काइनेटिक एनर्जी और अंडर रूट 2m2 काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान दोगे दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम था, तो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रह गया होल अंडर रूट, पूरे रूट लिख सकते हैं m1 बाय m2। तो m1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और m2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 4m दिया हुआ है। m से m कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/4, दैट इज 1/2, यानी 1:2 आ गया। क्या आ गया 1:2 आ गया। ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये रिलेशन यहाँ तक जो बताए थे वो आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब उस हिसाब से हम अगर रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम निकालते हैं P1 बाई P2, तो P1 के जहाँ पर ये चीज लिखेंगे अंडर रूट 2m के जहाँ पर m1, और काइनेटिक एनर्जी का तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों को काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर P2 है तो m के जहाँ पर m2 ले लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गया, दोनों में अलग अलग रूट था, होल रूट कर दिए। m1 का वैल्यू क्वेश्चन में m दिया हुआ है, m2 का वैल्यू 4m दिया हुआ है, पुट करके सॉल्व किए तो अंडर रूट 1/4, रूट से बाहर आया 1/2, दैट इज 1:2 आ गया। यानी इसका आंसर क्या था 1:2 कहाँ पर था, तो ए नंबर में था। अब 13 में क्या है ध्यान दोगे, काइनेटिक एनर्जी विथ एनी रिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और v में स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 14 तो बता चुके हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में 100% एनर्जी अगर ट्रांसफर होता है, कब, जब दोनों का मास इक्वल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 15 में। 15 में क्या है, ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं 800 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, और इसमें दिया हुआ है एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसके बाद निकालना है वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है वर्क डन का, तो इंटीग्रेशन के एक्स dx, और यहाँ पर x1 से x2 तक जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो ध्यान दोगे यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो k है वो बाहर आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है इंटीग्रेशन में x²/2। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ था, यहाँ पर x1 का वैल्यू दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और x2 का वैल्यू दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा, और यहाँ से 0.15 मीटर आ जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x1 के जहाँ पर 0.05, और यहाँ पर पुट कर देंगे 0.15। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे इसको सॉल्व किए हैं, x²/2 हो गया, 2 को बाहर निकाल दिए, फिर ये जो x² है उसके जहाँ पर इसको हम पुट कर दिए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को हम यहाँ पर पुट कर दिए, k का वैल्यू पुट कर दिए 800, सॉल्व किए तो 400 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, दोनों को माइनस किए तो ये आया, और मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 8 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 में है पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ऐसे तो आप लोग पावर इक्वल टू पढ़े होगे, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, और वर्क को हम लोग लिखते हैं W से। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है F.S बाय टाइम, तो इसे लिख सकते हैं F.S बाय T। तो S बाई T का क्या हो जाएगा V, तो क्या आ गया V.F.V, यानी A नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए तैयार करके ला पाएँ। ठीक है,
और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट क्वेश्चंस हो, वीडियोज़ हो या तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, इसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। चैनल से बने रहने के लिए चैनल में को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो को समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।